के लिए हम कितना तैयार हैं। ऐसे तमाम सवालों के साथ स्वदेश और की शुरुआत करते हैं और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर राजकुमार, जो कि कंसल्टेंट है इंटर्नल मेडिसिन ISIC के। तो हमने देखा किस तरह से चीन के हाल बेहाल हैं, अस्पतालों में बेड नहीं है, डॉक्टर्स की कमी है, और जो चीन की जरा सी लापरवाही थी, जो कोविड नीति थी, उसका उन्होंने जैसे ही ढील दी तो कोरोना एकदम से बढ़ गया और चीन में लगभग 56% मामले पिछले 4 हफ्तों में, जो उछाल है मामलों का, वो 4 हफ्तों में दिखाई दिया है, जिसके चलते जगह जगह दिक्कतें शुरू हो गई हैं। वहीं भारत में भी इस समस्या को लेकर भारत ने पैनी नज़र बनाई हुई है और इसको लेकर किस तरह से ये नया वेरिएंट भारत में आक्रामक न हो, भारत में हावी न हो, इसको लेकर भी बैठकों का दौर शुरू हो गया है और लगातार चर्चाएं चल रही है। आपको बता दें कि 30 सितंबर को चीन का जो ये वेरिएंट था B17 वाला, वो आया था, लेकिन उसके बाद से अब जाके 3 महीनों के बाद ये 4 नए केस देखने को मिले हैं। ऐसे में सरकार का चिंतित होना भी लाजमी है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान डॉक्टर राज जुड़ गए हैं, उनसे सीधे चलते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है ET Now स्वदेश में। थैंक यू। सर, सबसे पहले ये समझना चाहेंगे कि जैसे एक डायलॉग है ना कि वक्त हर जख्म का मरहम होता है। कोरोना भी एक ऐसा ही जख्म था, जब इतना खतरनाक हुआ सब लोग डर गए, लेकिन वक्त के साथ साथ ये हम भूल गए कि उस समय क्या हुआ था और फिर से उसी तरह की डेली रूटीन पे आ गए। लेकिन आजकल जिस तरह से केस आए हैं, एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से लोगों को क्या चीज़ें याद दिलानी चाहिए, क्या चीज़ें फिर से याद रखनी चाहिए। जी, पहले तो मैं नमस्कार कहना चाहूँगा। दूसरा बात कि जो हमने लास्ट ईयर 2021 में हमने जो डेल्टा वेरिएंट के हिसाब से हमने देखा था, हमारे भारत में सब जगह बहुत ही ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी। उसी हिसाब से इस साल जनवरी में और लास्ट ईयर नवंबर में हमारे यहाँ पे ओमाइक्रॉन वेरिएंट आया था। तो उसके जो केसेस थे जनवरी में और फरवरी में, वो केसेस बहुत ही माइल्ड वेरिएंट था। तो उससे लोगों को बहुत ज़्यादा सिम्पटम नहीं थे, बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ था, कॉमन सिम्पटम से। तो अभी जो हम चाइना में देख रहे हैं, चाइना में कह रहे हैं कि एक नया वेरिएंट है, जो अभी तक इंडिया में सिर्फ 4 ही केसेस रिपोर्टेड हुए हैं, 2 गुजरात में और 2 उड़ीसा में। और ये जो चाइना में जो अभी जो बहुत केसेस एक साथ से सर्ज हो गए, ये वेरिएंट BF.7 है, ठीक है। कहते हैं कि इसका जो ट्रांसमिशन है वह बहुत ही ज्यादा है। ये एक आदमी 10 से 18 लोगों को, अगर एक आदमी इन्फेक्टेड है तो 10 से 18 लोगों को ट्रांसमिट कर सकता है बीमारी को, और इसके सिम्टम भी कॉमन है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे बेटर तरीका जो हम पहले भी फॉलो करते आए हैं, जिसको कि सोशल डिस्टेंसिंग, प्रॉपर हैंड हाइजीन, हाथ को अच्छे से धोना, सोशल डिस्टेंसिंग 1 मीटर की दूरी मेंटेन करके रखना, और सबसे ज्यादा जरूरी हमें मास्क का यूज करना शुरू करना चाहिए, जो हम पहले से करते आए हैं। ये 3 फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चौथा फैक्टर है, हमें वैक्सीनेशन पे और ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं है उनको सारी डोजेज लेने चाहिए, वैक्सीनेशन करना चाहिए, क्योंकि देखा गया है कि जिनमें वैक्सीनेशन होता है उनमें इन्फेक्टिविटी बहुत कम होती है, उनमें मोर्टालिटी कम होती है। और वैक्सीनेशन, और दूसरा एक और हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग एल्डरली एज ग्रुप में हैं और जिनको बीमारियां हैं, जैसे कि जिनका शुगर कंट्रोल नहीं है, किडनी की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, उन लोगों में थोड़ा ज्यादा खतरनाक हो सकता है ये वेरिएंट। तो हमें ये 3-4 चीजें जो मैंने बताया, इन 4 चीजों का पालन करना चाहिए। इससे हम इसकी इन्फेक्टिविटी को बहुत कम करने का प्रयास कर सकते हैं। बिल्कुल। तो एक बार फिर से लोगों को याद रखना चाहिए कि 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, साथ ही साथ हैंड सैनिटाइज लगातार करते रहें। डॉक्टर साहब, जो सबसे बड़ी एक चीज़ है, जब कोरोना आया था तो वैक्सीनेशन का दौर शुरू हुआ था पिछले 2 साल पहले 16 जनवरी को। उस समय इतनी भीड़ रहती थी, इतनी बुकिंग होती थी कि लोगों को स्लॉट नहीं मिल पाते थे। और लेकिन जैसे जैसे कोरोना कम हुआ, वैक्सीनेशन की रफ्तार तो ठीक थी, लेकिन लोगों ने लगाना कम कर दिया। फर्स्ट डोज लगाई, सेकंड डोज लगाई, और जब बूस्टर डोज की बारी आई तो अभी तक सिर्फ 2 साल हो गए हैं, केवल 28% लोग ही बूस्टर डोज लगा पाए हैं। यानी कि अब लोगों ने बूस्टर डोज लगाने के लिए उदासीनता भी काफ़ी अपना दी है, और इसके पीछे कुछ अफवाहें भी हैं। चलो उन अफवाहों पे बाद में बात कर लेंगे, लेकिन आपसे ये समझना चाहेंगे कि आप ये समझाइए लोगों को कि किस तरह से बूस्टर डोज एक रामबाण साबित हो सकता है नए वेरिएंट को लेकर।
देखिए, बूस्टर डोज जो हम हमारा जो इम्यूनाइजेशन करने का पहला मकसद है कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडी आए। तो एक तो अगर हम तीनों अभी हम तीसरा बूस्टर डोज जो लगवाया है, उसके हिसाब से हमारी बॉडी में एडिक्वेट एंटीबॉडी आ जाते हैं, जो कि ओमाइक्रॉन और जो भी वेरिएंट है, कहते हैं कि जो भी हमारी बॉडी में एंटीबॉडी फॉर्म हो रहे हैं, वो ना कि ओमाइक्रॉन के पहले वेरिएंट पे, बाकी जितने भी वेरिएंट हैं, उनसे हम मानते हैं कि वो उनके लिए भी हमको एक सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। दूसरा कि जैसे मैंने कहा, जो लोग एल्डरली एज ग्रुप में हैं, जिनको बहुत सारी बीमारियाँ हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। यंग और हेल्थी थोड़ा-सा हो सकता है उनमें मोर्टेलिटी जो रेट है या बहुत ज़्यादा सीवियरिटी है वो इतना ना हो, लेकिन जो इन लोगों पे है, इन पे भी ज़्यादा हमें स्ट्रेन करना चाहिए और ओवरऑल सब लोगों को वैक्सीनेट इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसमें अगर उनको इन्फेक्शन होगा भी, तो इन्फेक्शन की जो सीवियरिटी है, जो क्षमता है, वो उनके शरीर में बहुत कम होगी क्योंकि एंटीबॉडी काफ़ी फॉर्म हो जाते हैं। कि लोगों को समझना चाहिए कि बूस्टर डोज बेहद ज़रूरी है उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। सरकार अलर्ट पर है, सारे जरूरी कदम उठाने की बात कर रही है। हमारे साथ सहयोगी हमारे समीर दीक्षित जुड़ गए हैं। समीर, सरकार का पूरा फोकस बूस्टर डोज और कोरोना प्रोटोकॉल के पालन पर है। पीएम की मीटिंग से और क्या-क्या जानकारी आज निकलकर सामने आ रही है? देश में कोविड की बढ़ती चिंता के बीच में आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करी। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी और अन्य एक्सपर्ट भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक इस पूरी बैठक से दो बड़ी बातें निकल के सामने आई हैं। सबसे पहली बात यह है कि प्रधानमंत्री ने, या यूं कहे कि केंद्र ने साफ तौर पर कहा है कि कोविड बूस्टर डोज का जो मौजूदा दायरा है इसको और आगे बढ़ाया जाना चाहिए। फिलहाल कोविड बूस्टर डोज जो है एलिजिबल पॉपुलेशन जो इसके लिए है उसको महज 27% तक को ही लगी है और यहाँ पर इस बात का जोर दिया गया कि ये जो दायरा है इसको और बढ़ाना चाहिए। विशेषकर जो सीनियर सिटीजन हैं उनको कोविड बूस्टर डोज लगना चाहिए। इसके अलावा सूत्रों से यह भी पता चल रहा है कि एक और समीक्षा बैठक पीएम ले सकते हैं और वो समीक्षा बैठक राज्यों के और साथ ही साथ केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनके प्रमुखों के साथ में ये समीक्षा बैठक हो सकती है कोविड को लेकर के, जिसके बाद कुछ नई गाइडलाइन जारी की जा सकती हैं। इसके साथ ही हमने देखा कि आज संसद में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अपने से स्वतः संज्ञान लेते हुए संसद को देश में कोविड की स्थिति और साथ ही में जो सरकार ने कदम उठाए हैं उसको लेकर के एक विस्तृत बयान जारी किया। ये बताया गया कि राज्यों को ज़रूरी फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया है ताकि वो कोविड के खिलाफ लड़ाई में वो मजबूती से खड़े हो पाएं और साथ ही साथ अब तक 220 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन शॉट्स लगाए जा चुके हैं। लेकिन राज्यों से ये भी अपील की गई है कि वो जीनोम सीक्वेंसिंग सैंपल में बढ़ोतरी करें ताकि कोविड का कोई नया वेरिएंट है तो वो जल्द पता लग पाए और उसका फिर ट्रीटमेंट उसी हिसाब से किया जा सके। लेकिन सरकार ने मोटे मोटे तौर पर साफ कर दिया है कि ये ज़रूर है कि दुनिया में कई मुल्कों में विशेषकर चाइना में कोविड के केसेस में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन भारत में स्थिति नियंत्रित है और सरकार पूरी तरीके से तैयार है किसी भी आपातकालीन स्थिति कह लीजिए या जो नई स्थिति बनती है उससे निपटने के लिए। चलिए, शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए समीर। और हमारे साथ डॉक्टर मनीषा अरोड़ा श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट से जुड़ गई हैं। डॉक्टर मनीषा, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। डॉक्टर मनीषा, आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी सरकार लगातार टेस्ट, ट्रीट और टेस्टिंग के अलावा ये वैक्सीनेशन की पॉलिसी पे ज़्यादा जोर दे रही है, तो क्या इस वक्त के लिए सबसे बढ़िया पॉलिसी यही रहेगी? और साथ ही साथ आपसे भी ये समझना चाहेंगे कि लोगों को किस तरह की इस समय सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। कोविड का जैसे फिर से अलर्ट आया है, आई थिंक अब ये टाइम है कि हम अपनी लापरवाही छोड़ दें, जो कि हम बहुत लैक्स हो गए थे। इवन हॉस्पिटल्स में पहले जो एक मास्क बहुत ज़रूरी माना जाता था, एक कंपल्शन था, बट अब इवन इंक्लूडिंग डॉक्टर्स सब लैक्स हो गए थे और लोगों ने ये मान लिया है कि अभी तक मान लिया था कि कोविड खत्म हो गया है। बट आई थिंक विद दिस अलर्ट एंड विद द न्यूज़ ऑल अराउंड द ग्लोब, अब हमें ये समझना है कि हमें वापस सबसे पहले मास्क और थोड़ी सी दूरी ये फिर से वापस लानी होगी। हमें लापरवाही नहीं बरतनी है, ये बहुत जरूरी है। और ये अभी हम राइट फ्रॉम द बिगनिंग इसी स्टेज से शुरू करेंगे तो आई थिंक जैसे पहले हमारे देश में अच्छी तरह से हम बचाव कर पाए थे, हम वो कर पाएंगे। और दूसरा, जैसे कि हम जानते हैं कि वैक्सीन हमने दूसरी वेव में भी देखा है कि उसके बाद भी देखा है कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन किया था तो डेफिनेटली इंटेंसिटी कम हुई है
तो वैक्सीन एक अच्छा तरीका है, आई थिंक उस पे भी जोर दे सकते हैं। एंड सबसे और भी इम्पोर्टेंट है कि अपने आप लापरवाही से बचना, बहुत भीड़ इकट्ठी नहीं करना, मास्क को यूज करना, ये आज के समय में फिर से लागू करने की जरूरत है ताकि हम उस लॉकडाउन के लेवल तक ना पहुंचे। आई थिंक ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर मनीषा, एक चीज़ और कई चीज़ें आती हैं, भले ये कहीं प्रूफ नहीं हुआ है लेकिन अफवाह हैं कि जो बूस्टर डोज ले रहा है, जैसे बहुत सी वीडियो आई थी जिसमें लोग हार्ट अटैक्स आ रहे थे, और इस कारण से भी कई लोग सोच रहे हैं कि बूस्टर डोज लेके कुछ ना कुछ नुकसान है। तो किस तरह से आप उन लोगों को समझाना चाहेंगी कि नहीं, ये बूस्टर डोज बहुत ही ज़रूरी है, ये सारी जो भी घटनाएँ हैं ये जबर से जोड़ के कनेक्ट करके उनको अफवाहों का रूप दिया जा रहा है? देखिए, ये प्रूफ करना कि कितना बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, या हमें ये जानना है डेफिनेटली कि हमें बूस्टर से 100% नुकसान नहीं है। नंबर 2, इससे बेनिफिट है, पर जो नए वेरिएंट आ रहे हैं, वो वैक्सीन कितना कवर करेगी, ये कहना इस स्टेज पे मुश्किल है। पर जैसा कि हमने अपने पिछले एक्सपीरियंस से देखा है कि अगर जिन लोगों को वैक्सीनेशन किया गया है, उनमें सिवियरिटी कम हुई है, तो अभी हमारे पास में प्रिकॉशन प्लस वैक्सीनेशन, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। डॉक्टर राजकुमार, एक और चीज़ है खान पान और इम्यूनिटी बढ़ाना। इस समय ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से लोगों को अपना खान पान रखना है, किस तरह से अपने इम्यूनिटी बढ़ानी है। तो क्या इस पे कोई आप टिप्स देना चाहेंगे लोगों को कि इस तरह से अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं और जो कोरोना के वेरिएंट हैं उससे काफ़ी हद तक बच पाएं? अगर बूस्टर जिन्होंने नहीं लिया है, स्पेशली फॉर द वल्नरेबल, जो हमारा कॉमन तरीका है कि अपनी डाइट को अच्छा रखें, बैलेंस डाइट रखें और एडिक्वेट अमाउंट, अपना ठीक ठाक अमाउंट में फ्लूइड लें। और बाकी जो कि हमने कोरोना को प्रिवेंट करने के लिए जो बाकी मेथड्स हैं वही कर सकते हैं। डाइट में इतना कोई ऐसा स्पेशल डाइट कोविड के लिए कुछ ऐसा रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन हम फिर भी अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए बैलेंस डाइट, जिसमें कि सारे हमें न्यूट्रिशन मिले और प्रॉपर अपनी बॉडी में पानी का इंटेक लें, वो ज्यादा जरूरी है। अरे कोरोना आया था तो लोगों ने काढ़ा पीना शुरू कर दिया था, अलग अलग तरह के काढ़े थे, कई लोग उसमें बीमार भी हुए थे। तो क्या आप उसको लेके कुछ बताना चाहेंगे कि किस तरह से इस तरह इम्यूनिटी बढ़ाएं, या क्या करें क्या ना करें? नहीं सर, काढ़ा वाड़ा का कुछ वो नहीं होता है। काढ़े से क्या होता है कि और इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं बॉडी में। काढ़े का ऐसे कोई कोविड की इम्यूनिटी बूस्टिंग से कोई रोल नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैडम ने कहा, वो वैक्सीनेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ एंड प्रिकॉशन एंड वैक्सीनेशन, यही है। कोई डाइट का कोई ऐसे कोई मेन कुछ रोल कुछ है नहीं। डॉक्टर मनीषा, इस समय एक चीज़ और है कि जो बूस्टर डोज को लेके एक सवाल है, या वैक्सीन को लेके भी, क्या गर्भवती महिलाओं को किस स्टेज में बूस्टर डोज ले लेनी चाहिए और किस स्टेज के बाद उनको बूस्टर डोज नहीं लेनी चाहिए? क्या इसकी कुछ जानकारी? गर्भवती महिलाओं को बूस्टर डोज, देखो ऐसा है कि क्योंकि मैं गायनेकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, बट हम नॉर्मली यही कहते हैं कि अगर कोई और प्रीवियस डिजीज नहीं है, एनाफाइलैक्सिस नहीं है, तो वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में ले सकते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर सब चीजों के लिए सेफ चीज है, बट आई थिंक एक गायनेकोलॉजिस्ट और अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। चलिए, तो ये थी कोरोना को लेकर चर्चा, किस तरह से हमें अलर्ट रहना है और किस तरह से सरकार इसमें तैयार है और हमको उन कोविड प्रोटोकॉल का एक बार फिर से पालन करना है। आप सभी दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए, जो आपने अहम जानकारी दी। उम्मीद है कि लोगों एक उस पर अमल करेंगे और फिर से कोरोना को लेकर एक तरह से बचाव की तरफ बढ़ जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। कोरोना को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है। मनसुख मंडाविया ने संसद के जरिए देश को ये भरोसा दिया है कि संसद के दोनों सदनों में दिए गए अपने बयान में उन्होंने कहा है कि लोग मास्क पहनने और सैनिटाइजर के इस्तेमाल के साथ साथ प्रिकॉशन डोज भी लें। कोविड के केसों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय वैश्विक स्थिति पर नजर रख रहा है। कोविड-19 के बदलते वेरिएंट से सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामने जो चुनौतियां पैदा हो रही है, उस पर सरकार लगातार कदम उठा रही है। राज्यों को भी स्थानीय स्तर पर सामुदायिक निगरानी बढ़ाने के लिए और कोविड को नियंत्रित करने के लिए सलाह दी जा रही है। राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाकर सभी पॉजिटिव केसों का
जीनोम सीक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है, जिससे अगर देश में कोई नया वेरिएंट आता है तो समय से उनकी पहचान कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कड़ा कदम उठाया जा सके। आने वाले त्योहार और नए साल को ध्यान में रखते हुए राज्यों को सतर्क रहकर लोगों का मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर करना, रिस्पायरेटरी हाइजीन का ख्याल रखना और सामाजिक दूरी बनाए रखने की जागरूकता लानी चाहिए। कोविड पर एहतियात को लेकर आज संसद में भी नज़ारा बदला हुआ नजर आया। पीएम मोदी समेत कई लोग मास्क पहने नजर आए। वहीं बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने इस मुद्दे को लेकर क्या कहा, पहले वो सुन लेते हैं। अंदर जहां सदन में घुसते हैं वहीं मास्क रखे हुए थे और स्टाफ लगे हुए थे। भाई साहब मास्क पहन के ही जाना है बहन जी, तो हमने उसको पहन लिया है और हम इस सतर्कता का स्वागत करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष जी भी आज मास्क पहन के ही आए और सभी सदस्यों ने इसका सम्मान किया, पक्ष विपक्ष सबने किया, कुछ लोगों को छोड़ करके। मेरा मानना है हम जब कोविड का एक कहर देख चुके हैं उसके बाद किसी तर्क वितर्क राजनीति में नहीं जाना चाहिए। धन्यवाद है केंद्र सरकार को, स्वास्थ्य मंत्री जी ने कल ही इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया। और अब बात करते हैं कोविड के नए वेरिएंट से निपटने के लिए राज्यों की तैयारी पर। स्वास्थ्य सचिव की चिट्ठी के बाद ही कई राज्यों ने एक्शन शुरू कर दिया है। आज 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कोविड की तैयारियों को लेकर चाइना में जो वेरिएंट है वो है, इनमें यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब और तमिलनाडु के सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। राजधानी दिल्ली में BF7 वेरिएंट का कोई मरीज नहीं मिला है। चाइना में जो वेरिएंट है वो है BF.7। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली में BF.7 का एक भी केस नहीं मिला है। सो अभी फ़िलहाल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ना केवल टेस्टिंग में मिला है, टेस्टिंग तो हम कर ही रहे हैं, जो भी कोरोना के केसेस आ रहे हैं उनकी जीनोम टेस्टिंग हो रही है। ना केवल टेस्टिंग में बल्कि हम कई जगह से, स्पेसिफिकली दिल्ली के 7 अलग अलग जगह से सीवेज उठाते हैं। सीवेज से एडवांस में पता चल जाता है कि आने वाले समय कि शहर में ये वाला वायरस है कि नहीं है। तो 7 अलग अलग जगह से डेली सीवेज उठा के और उसको टेस्ट किया जाता है, उसमें भी BF.7 अभी तक नहीं मिला है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज कोरोना को लेकर टीम 9 के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों से भीड़ भाड़ और सार्वजनिक स्थानों पर मास्क के उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कहा। इस दौरान हर पॉजिटिव मामले की जीनोम सीक्वेंसिंग करने का निर्देश दिया। साथ ही कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने के लिए भी कहा है। वहीं यूपी में हुई समीक्षा बैठक और तैयारियों की ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं लखनऊ से हमारे संवाददाता मनीष यादव। उत्तर प्रदेश में कोविड से बचने के लिए पहले से ही तैयार है योगी सरकार। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड को लेकर एक बैठक बुलाई और तैयारियों को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश में ट्रेस, टेस्ट और ट्रीटमेंट, ये जो 3T फॉर्मूला है उस पर खास फोकस देते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट मीडियम है उन पर खास तौर पर नजर रखी जाए। जिला स्तर पर मुकम्मल तैयारी कर ली जाए, टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ा दी जाए और जितने भी टेस्ट किए जाए उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग जरूर कराई जाए। खास तौर पर आगरा, जहां पर विदेशी सैलानी बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, वहां पर खासा ध्यान रखे जाने की जरूरत है। ASI ने ताजमहल परिसर के अंदर विदेशी सैलानियों के टेस्ट से गुजरने की बात कही है कि जो भी सैलानी अब ताजमहल के प्रीमाइसेस में दाखिल होगा उसे एक टेस्ट से होकर गुजरना होगा। अगर टेस्ट नेगेटिव पाया जाता है तभी उसे एंट्री मिलेगी, क्योंकि आगरा एक ऐसी जगह है जहां बड़ी संख्या में बाहर से लोग आते हैं, विदेशों से लोग आते हैं। तो ऐसे में आगरा पर खासा ध्यान रखने की तैयारी योगी सरकार ने कर ली है। इसके अलावा चिकित्सा अधिकारियों को ये भी कहा गया है, जिलाधिकारियों को ये भी कहा गया है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लोगों को मास्क पहनने के लिए अवेयर करें, उन्हें जागरूक बनाया जाए ताकि इस कोविड संक्रमण से बचा जा सके। कोरोना के नए वेरिएंट आने का खतरा विदेशों से सबसे ज्यादा है। ऐसे में यूपी सरकार ने आगरा में विदेशी सैलानियों पर खास फोकस किया है। टूरिस्ट प्लेस आगरा में ताजमहल घूमने आने वाले लोगों की टेस्टिंग की जा रही है।
वहीं कोविड से निपटने के लिए मुंबई में भी तैयारियां चल रही हैं। हमारी सहयोगी शिवानी शर्मा ने मुंबई के सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल जाकर तैयारियों का जायजा लिया। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई कोरोना को लेकर कितनी सहज है, कितनी तैयार है, इसकी जानकारी लेने के लिए फिलहाल हम मुंबई के एक ऐसे अस्पताल में पहुंचे हैं जहां पर कोविड के बिना केसेस होते हुए भी तैयारियां पूरी हैं। आपको बता दें कि ये महाराष्ट्र शासन के अंदर आने वाला इनका डेडिकेटेड कोविड अस्पताल है सेंट जॉर्जेस, जहां पर ऐसे ही 10 आईसीयू के बेड्स तैयार किए गए हैं। अगर केसेस बढ़ते हैं, अगर कोई सीरियसनेस उनके अंदर दिखाई देती है सिम्टम्स, तो उन पेशेंट्स के लिए इमीडिएटली ये बेड्स अवेलेबल होंगे। हालांकि आपको बता दें कि पूरे राज्य भर में 137 कोरोना के एक्टिव केसेस हैं। वहीं मुंबई की अगर बात की जाए तो मुंबई अकेले 35 केसेस को संभाल रहा है। असल क्या क्या तैयारियां हैं, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र के अंदर हर रीजन में डेडिकेटेड कोविड अस्पताल होता है, ये भी रहा है। पहले से भी यहाँ पर काफी कोविड के पेशेंट्स की वेव 1, 2, 3 में यहाँ पर ट्रीटमेंट हुई है। अभी की क्या तैयारियां हैं? अभी जैसे ही चाइना के आउटबर्स्ट हुआ है कोविड का, तो तभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कुछ गाइडलाइंस है, उस हिसाब से हमको हर एक कोविड पेशेंट्स के लिए जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाना चाहिए। तो लैब्स की तैयारी वगैरह बोली गई है करने के लिए, प्लस पीपी और दवाइयों का स्टॉक वगैरह वापस रीएनालाइज करने के लिए बोला गया है। और अगर कोई कोविड पेशेंट्स आता है तो उनको क्या बतौर यानी सिम्टम्स वगैरह दिखाई दिए तो क्या आगे रिपोर्ट किसको करके अलर्ट करना है सिस्टम को, वो भी बताया गया है। बेड्स की अगर मैं बात करूं, ये डेडिकेटेड हॉस्पिटल है। ऑक्सीजन की हम बात करें, वेंटिलेटर की बात करें, आईसीयू की बात करें, जो माइनर किड्स होते हैं उनके बात करें अगर ट्रीटमेंट की, तो उसको लेकर हॉस्पिटल कितनी तैयारी में है? ऑलरेडी बीइंग ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन दिस रीजन वी, जैसे आपने बताया था कि पहली वेव, दूसरी, सेकेंड और थर्ड वेव में ये हमारा गवर्नमेंट का ही अस्पताल हमेशा रहा है, जिसने पूरा डेडिकेटेड ये जो 400 बेड्स का जो है वो हमने कोविड अस्पताल किया था। पर लास्ट 1 साल से कोविड का इम्पैक्ट कम था, इसके लिए हमने नॉन कोविड मार्च अप्रैल से नॉन कोविड पेशेंट्स को एडमिट करना शुरू किया है। पर हमने तो भी एक कोविड वार्ड हमेशा रखा, ताकि अगर कोई इंसिडेंटली पॉजिटिव आते हैं पेशेंट्स तो उनको कैटर करने के लिए एक राज्य सरकार के लेवल पे एक कोई अस्पताल रहना चाहिए जहां पे वो एडमिट होके उपचार ले सके। तो उस बतौर हमने ये जो वार्ड जहां हम खड़े हैं अभी, ये कोविड वार्ड करके रहा है, जहां पे 15 बेड आईसीयू की फैसिलिटी है और 35 बेड जनरल वार्ड के रखे गए हैं। ये हमेशा हमने कोविड वार्ड करके ही रखा है, इसको कभी नॉन कोविड करके हमने कन्वर्ट नहीं किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए 18 ऑफ प्रदेश के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। In association with BSC, experience the new. In association with ArcelorMittal Nippon Steel India Limited, smarter steel's brighter future. ग्लोबल मार्केट्स में जब भी उठापटक होती है, इंडियन मार्केट्स पर असर जरूर पड़ता है। ट्रेंड अपवर्ड मंदी का खतरा दुनिया पर मंडराने की खबरें लंबे समय से चर्चा में है। महंगाई चरम पर है, कई देश दिवालिया हो चुके हैं और कई इसके मुहाने पर खड़े हैं। लेकिन आखिर भारत की क्या स्थिति है और आने वाले समय में तेजी से ग्रोथ कर रही भारत की इकोनॉमी की ये रफ्तार यूं ही कायम रहेगी? ये बड़ा सवाल है। लेकिन बीते दिन आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की ओर से आए बयान ने क्रिप्टो नाम की टेंशन फिर से खड़ी कर दी है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्वदेश विशेष में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। बीते दिन आरबीआई गवर्नर की ओर से एक बयान सामने आया जिसने क्रिप्टो में निवेश करने वाले भारतीय निवेशकों के होश तो फाख्ता किए ही साथ ही क्रिप्टो करेंसी पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। दरअसल उन्होंने अपने बयान में कहा है कि अगर भारत में मंदी की मार पड़ी तो इसकी सबसे बड़ी वजह होगी क्रिप्टो करेंसी। अगर इस बयान पर ध्यान ना भी दें तो हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि क्रिप्टो में निवेश करने वाले दुनिया भर के करीब 80% निवेशकों ने इसमें अपना पैसा गंवाया है। और बीते दिनों क्रिप्टो एक्सचेंजों की बात करें तो कुछ दिवालिया हो चुके और ज्यादातर की हालत खस्ता बनी हुई है। तो आज के स्वदेश विशेष के खास कार्यक्रम में क्रिप्टो से जुड़े कई अहम पहलुओं पर हम
चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। ओम मालविया, प्रेसिडेंट टेजॉस इंडिया, अजीत खुराना, फाउंडर रिफ्लेक्सिकल, स्मिथ खाकर, टेक डिलिजेंस, डेल्टा ब्लॉकचेन फंड, श्यामला गोपीनाथ, पूर्व डिप्टी गवर्नर। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और श्यामला जी, आप ही के पास आऊंगी सबसे पहले, क्योंकि जो स्टेटमेंट दी गई है गवर्नर साहब की तरफ से वो काफ़ी हलचल पैदा करने वाली है। ऐसा नहीं कि क्रिप्टो करेंसी ने कभी पहले सुर्खियां नहीं यहाँ पर बटोरी, लेकिन जिस तरह से इसे कहा गया है कि अगला अगर कोई फाइनेंशियल रिस्क आएगा तो वो क्रिप्टो की वजह से होगा, कोई अंडरलाइन वैल्यू नहीं है इसकी। मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए देखा जाए, फंडामेंटली अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा खतरा है। आप कैसे इसको पढ़ती हैं और आप कैसे इसको समझती हैं, श्यामला जी? एक्चुअली जो गवर्नर ने कहा है वो ऐसा नहीं कि कल फाइनेंशियल क्राइसिस होगा, वो ये कह रहे हैं कि अभी तो एक फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था बड़ा 2008 में, तभी लॉट ऑफ रेगुलेशंस हैव कम, बैंकिंग सेक्टर स्ट्रेंथन, कैपिटल रेगुलेशन स्ट्रेंथन हुआ है, बैंक्स आर डूइंग वेल, सो बहुत कैपिटल है, तो वो क्राइसिस थोड़ा कह सकते हैं कि इवन कोविड में भी बैंक्स को इतना खतरा नहीं हुआ। लेकिन अगर क्रिप्टो को रेगुलेशन में अगर ले आएंगे और नहीं तो प्रोहिबिट नहीं करेंगे और चेक नहीं करेंगे तो वो इतना बड़ा हो जाएगा, इट विल रियली ग्रो, एंड क्योंकि वो फंडामेंटली अनस्टेबल है। हमने देखा है ना 21 में क्या हुआ, 22 में मई में एक वो लूना और टेरा था, वो फेलियर हो गया, फिर अभी FTX का, तो ये कोलैप्स, ये इम्प्लोजन हो सकता है। एंड क्योंकि वो फंडामेंटली वैल्यू नहीं है, अनस्टेबल है, हमने तो देखा है कि गवर्नेंस भी बहुत पुअर है, वो कुछ अंडरलाइन कुछ नहीं है, मतलब मोस्टली स्पेकुलेटिव है कि और कोई आके ज्यादा पैसा देगा तो हमारा वैल्यू भी बढ़ जाएगा और प्रॉफिट कर सकते हैं। तो अगर ये सेगमेंट और ये फाइनेंशियल सिस्टम से लिंक हो जाए, अगर वो हो जाएगा तो फिर क्राइसिस हो सकता है। there should be, because the financial crisis happens when there is a linkage with the financial system of any such market which is purely speculative, which has no underlying, which is not it's difficult to regulate. I don't know how के बोल रहे हैं कि रेगुलेट करेंगे, सुपरवाइज करेंगे, अदर देन मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन लेके आ रहे हैं, लेकिन रेगुलेशन और सुपरविजन कैसे किया जा सकता है ऐसे मार्केट को, शायद वही वजह से गवर्नर ने कहा। बिल्कुल, तो जो कंसर्न्स उठाए गए हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है और प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडर्स और यूजर्स के हित में ही है, लेकिन इसके भी दो पहलू हैं। और दूसरा पक्ष जो है मैं वो अजीत खुराना जी से समझना चाहूँगी, क्योंकि कंसर्न्स उठाए गए हैं गवर्नर साहब की तरफ से अजीत जी, उसमें कोई दो राय नहीं है और सही तरह के कंसर्न्स भी उठाए गए हैं। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से वो कह रहे हैं कि अब तक कोई अच्छी आर्गूमेंट ही नहीं सुनी है कि किस तरह का बेनिफिट देती है लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सेंट्रलाइज सिस्टम और एक रेगुलेटर के परे जाके ये पूरा जो सिस्टम है क्रिप्टो करेंसीज का वो कामकाज करता है, और इसीलिए प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी कहीं ना कहीं आने वाले समय में फाइनेंशियल क्राइसिस का की एक बहुत बड़ी आहट हो सकते हैं। आपका तर्क यहाँ पर क्या है इनकी स्टेटमेंट पर? देखिए, जो उन्होंने डर व्यक्त किया है कि आगे जाके बहुत बड़ा क्राइसिस आ सकता है, ये डर हमको भी है। यदि मैं निवेशक हूं क्रिप्टो में तो मैं अपना नुकसान तो नहीं करना चाहता। अगर क्रिप्टो या कोई भी एसेट क्लास बिल्कुल बेलगाम रहेगा तो उसमें FTX, टेरा लूना जैसे क्राइसिस आएंगे ही, मगर क्या इसका हम लोग निष्कर्ष ये निकाले कि अच्छा इसको बंद कर दो? फिर तो बहुत सारी चीजें बंद करनी पड़ेंगी। जैसे कि श्यामला जी ने भी कहा कि बैंकिंग क्राइसिस हुआ था 2008 में, तो हमने बैंक तो नहीं बंद किए थे, उन पे और नियंत्रण लाए थे, रेगुलेशन लाए थे। तो नियंत्रण कीजिए, बेलगाम मत रहने दीजिए। अगर आज हम कहते हैं कि 80% लोगों ने पैसे गंवाए हैं, हाँ, जब मार्केट सबसे निचले स्तर पर है, जबकि 75% से लेकर 90% तक कीमतें गिरी हैं, तो स्वाभाविक है। तो मेरा तर्क यहाँ पर यह है कि देखिए, जो डर आपने व्यक्त किया है ये सही है, हमें भी ये बहुत डर लगता है, मगर इससे ये कह देना कि भाई सारी चीजें बंद कर दो, तो फिर हमें सारी दुकानें बंद करनी पड़ेगी।
नहीं, एक ये भी चीज़ मुझे आपने बिल्कुल सही कहा, एक निवेशक के लिहाज से देखा जाए तो वाकई जो उन्होंने कहा है वो बात को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, और बिकॉज आपके पैसे लगे हुए हैं तो ये बात भी आपको समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं रेगुलेशन के दायरे में नहीं आता है। लेकिन ओम, जो यहाँ पर डर दिखाया गया, जो डर यहाँ पर बताया गया है, उसमें से एक डर ये भी है कि कहीं ना कहीं जो है एक रेगुलेटेड फाइनेंशियल वर्ल्ड के परे है क्रिप्टो करेंसी का पूरा कामकाज, वो उसमें विश्वास नहीं रखता है। ओम, आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, आप इतना ट्रैवल करते हैं, तमाम तरह के क्रिप्टो के इन्वेस्टर्स और एक्सपर्ट लोगों से मिलते हैं, मुझे बताएं जिन जिन देशों ने अब तक एक रेगुलेटेड फॉर्मेट अपनाया है उनका अनुभव अब तक कैसा है, और उनके सामने किस तरह के चैलेंजेस आए हैं, और कैसे एक रेगुलेशन के अधीन भी रहकर क्रिप्टो करेंसी या प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी में कामकाज हो सकता है। सारे देशों ने एक कंट्रोलिंग टाइप का रेगुलेशन इम्प्लीमेंट कर रखा है। आप सिंगापुर को देख लीजिए, आप यूएस को देख लीजिए। जो FTX वाला पूरा ड्रामा हुआ उसमें भी अभी उसका पूरा रिपोर्ट आया नहीं है, पर जितना माना जा रहा है कि जो FTX का जो यूएस एंटिटी है वो पूरा सॉल्वेंट है। जो भी घोटाला या जो भी हुआ है वो FTX जो आपके ऑफशोर अकाउंट में, जो ऑफशोर आइलैंड वगैरह में जो रजिस्टर्ड थी वहां पे हुआ है। तो और दूसरा आप देख लीजिए कॉइनबेस को, जो कॉइनबेस एक पब्लिकली लिस्टेड और पब्लिकली ट्रेडेड एक्सचेंज है। अब उनको जब वो पब्लिकली लिस्टेड होता है तो आपको पूरी रिपोर्टिंग, ऑडिटिंग, एवरीथिंग आपको उस हिसाब से करना पड़ता है कि आप कौन सा रिस्क मैनेजमेंट यूज कर रहे हो, आपके पास कितना एक्चुअल में बैलेंस है, आप कस्टमर फंड यूज कर रहे हो और नहीं। तो ऑफकोर्स अगर आप इस टाइप के रेगुलेशन लाएंगे, आप इस टाइप की रिक्वायरमेंट्स लाएंगे तो डेट इज पॉसिबल। कॉइनबेस का पब्लिकली लिस्टेड होना इज वन ऑफ दैट एग्जाम्पल। सेकेंड चीज हो गई आपका कि रेगुलेशन करना पॉसिबल है या नहीं, वो भी पॉसिबल है। अभी आपकी बहुत सारी जो गवर्नमेंट्स को और बहुत सारी कंपनीज को डेटा भी जाता है कि कौन सा आपका पैसा कहाँ पे घूम रहा है। हमको लगता है कि क्रिप्टो करेंसी में अगर आपने एक एड्रेस बना लिया और आप अनोनिमस हो सकते हो और आपको पता नहीं है, बट मेजोरिटी ऑफ जो डेटा है वो आपका ट्रैक होता है कि कौन सा जो आपका अकाउंट है, कौन सा जो आपका मनी मूव कर रहा है, जो आपका क्रिप्टो मूव कर रहा है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट या एक देश से दूसरे देश में, वो किस चीज में उसका किस जगह पे यूज हो रहा है, उसका भी मोटा मोटा रिपोर्ट होता है। उसमें बहुत सारी टीम जैसे चैनालिसिस हो गई और इस टाइप की बड़ी बड़ी टीम से, जिनसे आपको पता होता है कि हाँ किस है। अभी आज के टाइम में ऐसा भी, अगर आजकल कोई एक्सचेंज हैक भी हो जाता है, वो भी हो जाए तो 5 मिनट या आधे घंटे के अंदर अंदर एड्रेसेस बैन हो जाते हैं ओवरऑल इन वर्ल्ड वाइड। तो अब मेरे को जो लगता है कि एक 100% आप स्विट्जरलैंड देख लीजिए, सिंगापुर देख लीजिए, यूएस देख लीजिए, यहाँ पे इस टाइप के एग्जांपल नहीं मिलते हैं, उनके अलग टाइप के सिस्टम होते हैं। तो रेगुलेशन लाना पूरा अच्छे तरीके से पॉसिबल है। अब ये है कि आप कितना डिटेल में, और मेन जो प्रॉब्लम है इसमें ये है कि आपको एजुकेशन में भी उतना ही फोकस करना जरूरी है। रेगुलेशन प्लस एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इस पूरे चीज में। और टेक्नोलॉजी वाइज ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि इट्स इम्पॉसिबल, ठीक है। ये हमको एक टाइम पे बहुत सारी चीजों के लिए लगता था कि इट्स इम्पॉसिबल, इसमें कैसे रेगुलेशन लाएंगे। बहुत मार्केट्स, क्रिप्टो में भी लोग कहते हैं मार्केट्स पंप करते, एक टाइम पे हर्षद मेहता के टाइम पे वहां पर भी मार्केट्स पंप करते थे, पर धीरे धीरे हर जगह रेगुलेशन जहां पे इम्पॉसिबल लगता था वहां पॉसिबल हुआ है। तो इसमें भी पॉसिबल है। बहुत सारे कंट्रीज इसको अच्छे से यूटिलाइज कर रही है और बहुत जगह इस पे अच्छे से कंट्रोल भी है। एंड हम उनसे इंस्पिरेशन लेके अगर हम अपना माइंडसेट बनाएंगे कि हमें रेगुलेशन लाना है तो वी विल बी एबल टू डू इट। अगर हम पूरा ही वो माइंडसेट ही हम ऐसा रखेंगे नहीं हमें तो लाना ही नहीं है, देन वी विल फेस ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स एंड विल गिव द आर्गुमेंट कि ये पॉसिबल नहीं है। तो स्मिथ, आपसे अब इसी को आगे बढ़ाते हुए मेरा सवाल यही है कि जो रेगुलेशंस आए हैं उसमें किस किस तरह की बातें जो हैं वो ध्यान में रखी गई हैं, किस तरह के रेगुलेशन है, किस तरह से मॉनिटरिंग होती है, ट्रैकिंग होती है। और क्योंकि बहुत सारे फाइनेंशियल फ्रॉड्स और फाइनेंशियल क्राइम्स होने का खतरा है और जिस तरह से पूरा डिसेंट्रलाइज सिस्टम काम करता है, कोई अंडरलाइंग वैल्यू भी नहीं है ये बताया जाता है, तो बाकी देशों ने जहाँ पर अपनाया हुआ है, जहाँ रेगुलेशन वो लेकर आए हैं, किन किन बातों का ख्याल रखा है, किस किस तरह की सख्तियाँ जो है वो की गई हैं? राइट, सो फिलहाल इंडिया में तो रेगुलेशंस आए नहीं है क्रिप्टो के, बट जिन देशों में आए हैं जैसे जापान हो गया, यूएस हो गया, यहाँ पे गवर्नमेंट ने अलग अलग चीजें अंडरलाई की है। जैसे कि अगर किसी एक्सचेंज में आपके फंड्स हो तो एक्सचेंज आपके फंड्स के साथ कुछ और काम नहीं कर सकती। जैसे कि उन्होंने बताया कि FTX यूएस सॉल्वेंट है, FTX जापान भी सॉल्वेंट है। FTX ने अभी स्टेटमेंट निकाला था कि जापान के जो उनके कस्टमर्स है उनको उनके सारे फंड्स विद इन कमिंग वीक्स मिल जाएंगे। सो इस तरह के रेगुलेशंस की किस तरह से आप इन्वेस्ट करें तो क्या टैक्सेशन स्ट्रक्चर रहेगा, किन चीजों के लिए आप यूज करते हो। कुछ कंट्रीज में जैसे क्रिप्टो एज अ लीगल टेंडर है। सो अगर आप कोई कुछ खरीदते हो, कोई लेट्स से यू टेक अ सर्विस, यू बाय समथिंग,
तो उसमें आप क्रिप्टो एज अ पेमेंट मोड यूज कर सकते हो। कुछ कंट्रीज में क्रिप्टो को लीगल टेंडर माना गया है, कुछ कंट्रीज में क्रिप्टो को एज अ करेंसी माना गया है, कुछ कंट्रीज में एज एन एसेट क्लास माना गया है। सो हर देश के रेगुलेशंस अलग है। अब डिपेंड करता है कि इंडिया कैसे इसको अप्रोच करेगा, इंडिया के हिसाब से किस तरह से फिट होता है। जैसे इंडिया में क्रिप्टो को एज अ लीगल टेंडर कंसिडर नहीं किया जाता। लाइक इफ यू वांट टू, अगर आप कुछ भी सर्विस लेते हैं या कुछ भी खरीदते हैं तो यू कैन नॉट पे क्रिप्टो as money, you cannot count it as a legal tender. तो in a similar fashion हर कंट्री के रेगुलेशंस अलग है कि आप क्रिप्टो से क्या कर सकते हो, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, उसका टैक्सेशन स्ट्रक्चर भी अलग है, उसको किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। कुछ कंट्रीज में एज अ करेंसी, एज अ कमोडिटी, एज एन एसेट। सो हर कंट्री का रेगुलेशंस अलग है। तो श्यामला जी, अगर रेगुलेशंस आते भी हैं या अगर हम मान लें कि अगर इसको कंसिडरेशन में भी लाया जाता है, क्योंकि बहुत सारी सिफारिशें पहले भी जा चुकी हैं, तो वो उसका खाका क्या होगा, उसका स्वरूप क्या क्या हो सकता है, किन किन बातों का ध्यान रखा जा सकता है, कौन कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जिनको सबसे पहले नोटिस किया जा सकता है? मैं पहले ये बताऊंगी कि अगर कोई रेगुलेशन आएगा तो ये रिटेल इन्वेस्टर समझेंगे कि ये प्रोडक्ट सेफ है। पहले तो क्रिप्टो एसेट क्लास ही नहीं है, तो अननेसेसरी रिटेल इन्वेस्टर सोचेंगे कि ये एसेट में हम पैसा डाल सकते हैं, और वो ये सुरक्षित है, लेकिन ऐसा नहीं है। वी नो वेरी वेल कि उसका कुछ अंडरलाइन नहीं है, so that is a bigger risk. फिर like advanced economies, अगर वो रेगुलेशन अभी तक एक्चुअली डिस्कशन हो रहा है कि कैसे रेगुलेशन कर सकते हैं इसका, तो इसलिए बाज़ल कमेटी और ऑन बैंकिंग सुपरविजन कुछ कंसल्टेशन पेपर फ्लोट किया है डिस्कशन के लिए कि कैसे हम क्रिप्टो करेंसी जो एसेट बैकिंग है, लाइक कोई क्रिप्टो में कई क्रिप्टो है जो लाइक जैसे वो लूना भी था, स्टेबल कॉइन बोलते हैं कि वो डॉलर बैक्ड है, तो ऐसा भी क्रिप्टो है जो अनबैक्ड है, और भी एब्सोल्युटली देयर इज नो बैकिंग एट ऑल। तो कैसा रेगुलेशन करना है स्टेबल कॉइन्स, क्रिप्टो जो स्टेबल कॉइन्स है और अदर क्रिप्टो कुछ नहीं है, तो वो सब अभी स्टिल चर्चा हो रही है बाज़ल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन है। और ऑफ कोर्स पता नहीं चलता है कि क्या रेगुलेट करेंगी। ऑफ कोर्स वो मनी लॉन्ड्रिंग वो सब तो रेगुलेशंस ला सकते हैं, लेकिन जब भी अंडरलाइंग एसेट ही नहीं है तो इन्वेस्टर को कैसे इन्वेस्टर प्रोटेक्शन कर सकते हैं और कैसे रेगुलेशन ला सकता है। जैसे हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस सेबी ने जो रेगुलेशन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए है अभी, वो क्या अडॉप्ट कर सकते हैं क्रिप्टो में, उसी की बहुत डाउट है। तो अभी चर्चा हो रही है, शायद G20 मीटिंग में भी ये इसकी चर्चा होगी। और एक बात है कि एडवांस्ड इकोनॉमीज में कुछ कैपिटल कंट्रोल, मतलब वो पूंजी नियंत्रण नहीं है। इंडिया में पूंजी नियंत्रण है, तो अगर कोई क्रिप्टो है, कई क्रिप्टो है जो डॉलर बैकिंग है, तो वो डॉलराइजेशन हो सकता है। फिर हमारे कंट्रोल कैपिटल फ्लोज पे हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे? तो आई मीन ये तो सब फंडामेंटल इश्यूज है कंट्रीज लाइक इंडिया के लिए। जो इमर्जिंग मार्केट्स कैपिटल कंट्रोल प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए पूरा फ्रीडम चला जाएगा अगर क्रिप्टो अलाउ करेंगे। तो ऐसे तो रेगुलेशन होगा तो शायद क्रिप्टो एसेट्स अगर होगा तो उसके लिए कैपिटल रेगुलेशंस, सो ऑल द रिस्क जो है, अगर बैंकिंग सिस्टम की बाज़ल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन वो तो खाली कंसर्न विद फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज और बैंक्स, तो अगर उनका एक्सपोजर क्रिप्टो एसेट्स पे है तो how one should deal with it in the bank balance sheet through capital regulations, exposure limits, and taking into account वो operation risk जो कहते हैं, infrastructure risk, cyber risk, वो सब। लेकिन the risk to the community as a whole, जो investors के लिए risk है, वो कैसे regulate कर सकते हैं, वो अभी तक समझ में नहीं आया है। वो मैंने कंसल्टेशन पेपर में भी ये नहीं पता चलता है कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन कैसा होगा क्रिप्टो। एक्चुअली हम लोग अगर इंडिया में तो वी आर सो मच, हम लोग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बात करते हैं, तो डेफिनेटली आरबीआई जो है वो बैंकिंग सिस्टम को रीइंफोर्स करना चाहेंगे कि क्रिप्टो एसेट एक्सपोजर
नहीं लेना है उनको, लेंगे तो कितना रिस्क है। तो ये मार्केट जो इट ग्रोज अ लॉट एंड हमारे पूंजी नियंत्रण जो है ऐसे हम कर सकते हैं, और मॉनेटरी पॉलिसी में भी थोड़ा बैरियर हिंड्रेंस आ सकता है। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, और मेरे ख्याल से काफ़ी महत्वपूर्ण और बुनियादी तौर पर काफ़ी मजबूत सवाल आपने खड़े किए हैं, जिनका जवाब मैं चाहूँगी कि अजीत खुराना जी हमको दें। क्योंकि अजीत जी देखिए, पूरे इकोसिस्टम की स्थापना करने की तो हम बात कर ही रहे हैं, ठीक है, रेगुलेटर आना चाहिए, रेगुलेशंस लगने चाहिए, इसको नियम कानून के कायदे में लाना चाहिए, वो तो एक बात है। लेकिन कहीं ना कहीं इसको तूल इस बात से भी मिलता है क्योंकि बहुत गिरावट हुई है, निवेशकों ने अपने हाथ जलाए भी हैं। जिस भी तरह का हम फिलहाल बाजार में क्रैश देख रहे हैं और उसके बाद FTX जैसे मामले सामने आते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हम इन्वेस्टर सेंटिमेंट की बात करें, कॉन्फिडेंस की बात करें, वो मौजूदा हालात में वैसे ही हिला हुआ है। और उसके बाद अगर कुछ इस तरह के सवाल गवर्नर साहब आके खड़ा करते हैं तो ये सवालिया निशान बन ही जाता है कि वाकई क्या इसमें सुरक्षित भविष्य है या नहीं है। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, जो मैम ने भी बात हाईलाइट की है, उसका ध्यान तो रेगुलेशन में लाना ही होगा। लेकिन अभी जिनके हाथ जले हैं उनको भी तो एक सीख मिली है, वो भी तो डरे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? जिनसे मैं काफी निराश हूँ। पहली बात ये कि जो आज तक का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, क्राइसिस हुआ है क्रिप्टो में, वो FTX का ही है, जो कि एनरॉन से भी बड़ा माना जा रहा है। और इसमें भी 2 देश ऐसे हैं, जापान और US, जिनके निवेशकों को कोई तकलीफ नहीं हुई। मतलब उनके पैसे विड्रॉ करने में बस थोड़ा सा डिले हुआ है, लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। मगर जो भारत के, हमारे देश के निवेशक थे FTX में, उनके पैसे 0 हो गए हैं। तो इससे मैं बहुत निराश हूं कि ऐसा क्यों। इसका कारण क्या है कि हमने इंडियन होने के बदले ऐसा क्यों है कि हमें नुकसान हुआ है, दूसरों को नहीं। तो इसका अगर हम जवाब ढूंढना चाहें, और आपने जैसा कहा कि निवेशकों के लिए भी क्या जो मैसेज है वो ये है, पिछले ही हफ्ते BIS जो बासेल में है, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, उन्होंने एक प्रपोजल निकाला है कि जो बैंक्स है ग्लोबली, उनका जो Tier 1 कैपिटल होता है, वो उसमें से 2% तक स्पेसिफाइड क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं बैंक्स की बात कर रहा हूं, निवेशकों की नहीं। और उन्होंने जो डिफाइन करने की कोशिश की है, उसमें क्लियर नहीं हुआ कि किस क्रिप्टो की बात कर रहे हैं, मगर उसमें बिटकॉइन आता है, ये क्लियर हो गया है। तो एक तरफ हम इंटरनेशनली देख रहे हैं कि बासेल में ऐसा कहा जा रहा है कि जो बैंक्स है वो भी निवेश करना चाहें, या निवेश नहीं होता, अपने बैलेंस शीट पर रखना चाहें तो रख सकते हैं। और दूसरी तरफ हम ऐसे सवाल कर रहे हैं कि भाई इसे बैन करना है कि नहीं। जब तक ये स्थिति बनी रहेगी, जब तक हम सिर्फ ये चेतावनी देते रहेंगे कि भाई ये तो बड़ा कोई अंडरलाइंग वैल्यू नहीं है, या इसे हम वॉलेटाइल कहने की जगह अनस्टेबल कहेंगे, वैसे तो शेयर मार्केट भी वॉलेटाइल होती है, उसे भी अनस्टेबल कहो और बंद करो, तो तब तक ना तो ग्राहक समझेगा कि ये एसेट क्लास है, जुआ नहीं, और ना ही रेगुलेटर इसे नियंत्रण में लाने की कोशिश करेगा। इसका जो हमारे पास रास्ता है वो यही है कि एक एक करके विश्व के और देश के जो जो कंसर्न है उसे एड्रेस करें। जैसे श्यामला जी ने कहा कि जो एडवांस इकोनॉमीज है उनको कैपिटल फ्लाइट की कोई तकलीफ नहीं होती, जबकि इंडिया में कैपिटल फ्लाइट एक बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, तो उसके लिए इंडिया सेंट्रिक रेगुलेशंस आएंगे। जो मनी लॉन्ड्रिंग है ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, इसमें इंडिया सेंट्रिक कोई स्पेसिफिक इशू नहीं है, तो इसके लिए हम लोग ग्लोबल सॉल्यूशन ढूंढेंगे। लेकिन शुरू तो करो। लेकिन आज अगर हम यही बात करते रह जाएंगे कि इसे बैन करना है कि नहीं, तो नए निवेशक आएंगे नहीं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि भैया ये बैन हो जाएगा। और जो पुराने निवेशक हैं उन्हें आज जो गवर्नर साहब की ये बात सुनते हैं, उन्होंने इतनी बार ये बात सुन ली है कि उन्होंने सुनना बंद कर दिया है। बिल्कुल। लेकिन श्यामला जी, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो चर्चा में बातें आती रहती हैं और जो खबरों में बातें आती रहती है कि भारत का फोकस अब खुद की DBTC पर है और न कि प्राइवेट क्रिप्टो पर। हम पहले अपनी डिजिटल करेंसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, उसका कैसा कामकाज, अभी जो पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो किस तरह से उसका फल निकल कर आता है, उसके बाद उसके एनरोलमेंट के बाद ही हम प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ सोच पाएंगे। क्या ये सही है? I mean, I don't have any knowledge, लेकिन ये तो क्लियर है कि RBI अभी CBDC is definitely वो पहले वो करेंगे कि CBDC करेंसी how to get the benefits of all the advantages of currency, क्योंकि जो क्रिप्टो है वो करेंसी नहीं है, it's neither a currency nor a store of value nor does it protect any inflation.
लेकिन ऑफ कोर्स ये करेंसी भी बोल सकते हैं, इन्फ्लेशन है तो मैंने कहूंगी, लेकिन जो अभी एफर्ट है आरबीआई का वो है सीबीडीसी लाने में, और वो ही मतलब द ईज ऑफ ट्रांसफरिंग, जैसे क्रिप्टो में पीयर टू पीयर और वो सब कर सकते हैं, वैसे ये सीबीडीसी में भी इट विल बी बिल्ट इन टू द सीबीडीसी। तो आई थिंक एक्चुअली आई थिंक गवर्नर को पूछा था कि क्रिप्टो दिस इज रियली वेदर वी आर डूइंग इट जस्ट टू सी दैट क्रिप्टो डजंट कम, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम लोग सीबीडीसी में ही बहुत वैल्यू देखते हैं कि एक डिजिटल करेंसी होगा, एंड देयर आर लॉट ऑफ एडवांटेजेस, जो फायदे हैं वो सीबीडीसी में वेरी एविडेंट है, जो क्रिप्टो में नहीं है। व्हाट इज द फायदा, वो एविडेंट नहीं है कि इकोनॉमी को क्या बेनिफिट होगा क्रिप्टो से, लेकिन सीबीडीसी में बहुत ही बेनिफिट है डिजिटल करेंसी अगर हम इंट्रोड्यूस करें। ओम, क्योंकि हम अब इस पैनल को लेकर बैठे हैं और तमाम दर्शक जो आपको इस वक्त देख भी रहे होंगे जिन्होंने विदेशी एक्सचेंजों में क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए कुछ पैसे कमाने की मंशा भी रखी होगी और अभी हाल ही में वो FTX का पूरा मामला देख रहे हैं, उनके लिए वर्ड ऑफ कॉशन क्या होगा? सीख तो बहुत सारी है, लेकिन फिर भी आप उन्हें क्या सलाह देंगे? देखो, इसमें जो मेन क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट है वो आपका है सेल्फ कस्टडी। सेल्फ कस्टडी का मतलब हो गया कि अगर आप कुछ बिटकॉइन अपना वॉलेट में रखते हो तो कोई आपसे छीन नहीं सकता। तो हमेशा पहली चीज तो ये है कि अगर आपको किसी भी एसेट में इन्वेस्ट करना या नहीं करना वो बात अलग है, पर अगर आप करते हैं, अगर आपको जो पहले आप उसको सेल्फ कस्टडी कीजिए, ठीक है। सेल्फ कस्टडी में आप एक्सचेंज पे नहीं रखते, वो अपने पास रखता है, अब वो उसमें आपको चुराना या हैक करना इज इम्पॉसिबल। वही पूरा ब्लॉकचेन का यूज केस है। जैसे कि हमने देखे कि पुराने टाइम में सरकार कुछ कंट्रीज में सरकार आके लोगों के घर से सोना भी उठा के लेके चली गई, बट इस केस में इट्स इज नॉट पॉसिबल। इफ यू अगर आपके पास कस्टडी है तो आपके पास ही रहेगा, अनकॉन्फिस्केटेबल, समथिंग लाइक दैट। सेकंड चीज, अगर आप एक्सचेंज पे रखते भी है किसी भी एक्सचेंज पे, तो आप प्रॉपर उसका प्रूफ ऑफ रिजर्व चेक कीजिए कि इसके पास सच में है, सच में ये सब पड़ा है या नहीं। कुछ एक्सचेंजेस है जो बहुत ही अच्छे से इन सब चीजों को ऑडिट वगैरह करते हैं, उनसे आप इंस्पिरेशन लीजिए। आप ये देखिए कि कॉइनबेस कैसे कर रहा है या क्रैकन कैसे कर रहा है, और इस हिसाब से मेक श्योर कीजिए आप कि अगर आपके पास एक क्रिप्टो भी है, वो क्रिप्टो सच में इनकी बैलेंस शीट में है या नहीं, वो मेक श्योर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और थर्ड थिंग हो गया, आपको अगर ट्रेड या कुछ अलग टाइप का एक्टिविटीज करनी है तो आप डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ज्यादा कीजिए। उस डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म यूज करने के लिए आपको थोड़ा सा एजुकेट करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा अपने आप को सेल्फ एजुकेशन देनी पड़ेगी। उसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, अपने इंडिया में भी बहुत सारे लोग जो इस टाइप की एजुकेशन देते हैं। तो आप इसमें सबसे बेस्ट है कि ये टाइम है सेल्फ एजुकेट होने का। बहुत सारे लोग क्या हुआ कि पिछले बुल रन में आए, उन्होंने किस क्रिप्टो के टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा ही नहीं, उन्होंने पढ़ा ही नहीं कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, सेल्फ कस्टडी क्या होती है, एक्सचेंज के रिस्क क्या हो सकते हैं। उन्होंने सोचा सीधा से जाके इन्वेस्ट कर दिया, और उसकी गलती नहीं है बाय द वे, क्योंकि वो उस टाइम पे हर लोग पैसा बनाने को सोचता है। बट अभी कॉशियस एडवाइस यही होगी कि आप हर कदम फूक के लीजिए। अगर आपके पास अमाउंट ज्यादा बड़ा पड़ा है या छोटा कुछ भी पड़ा है, आप सेल्फ कस्टडी करने का ट्राई कीजिए, उसका आप प्रॉपर प्रोसेस फॉलो कीजिए। आपका जो भी सीड फ्रेज वगैरह उसको अच्छे से सिक्योर कीजिए, हार्डवेयर वॉलेट ला सकते हैं आप। अगर आपका एक्सचेंज के अंदर पड़ा है तो आप मेक श्योर कीजिए कि उनके पास एसेट रिजर्व, प्रूफ ऑफ रिजर्व है, एसेट वगैरह सब वहां पे पड़ा है, वो आपके कस्टमर फंड को यूज करके कुछ और नहीं करेंगे, ठीक है। और तीसरा, मेक श्योर कीजिए अगर आपको ट्रेडिंग करना है, इस टाइप की चीजें करनी है, थोड़ा सा सेल्फ एजुकेट कीजिए और डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स को आप ज्यादा यूज कीजिए। उसमें आपका जो रिस्क है फंडामेंटली बहुत लो हो जाता है, बट इसमें यह है कि मेहनत आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी वो एजुकेशन करने के लिए। यानी थोड़ा सा अनुभव भी आपका होना पड़ेगा। स्मित, आप क्या कहेंगे? मेरे पास समय लगभग खत्म हो गया, लेकिन आपकी तरफ से वर्ड ऑफ कॉशन। सेम कहना चाहूंगा कि आप सेल्फ कस्टडी कीजिए। मैं इन्वेस्टिंग साइड में ये कहना चाहूंगा कि किसी भी चीज में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, भले वो क्रिप्टो हो, स्टॉक्स हो या कुछ भी हो, आपको आपका ड्यू डिलिजेंस करना बहुत जरूरी है। कि लोग ऐसे नहीं कि आपके दोस्त ने कहा कि ये कॉइन खरीद लो तो खरीद लेना चाहिए, वैसे नहीं। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप पढ़िए, आप रिसर्च कीजिए, आप एजुकेट होइए कि क्या एग्जैक्टली ये कॉइन करता क्या है, उसकी कंपनी क्या करती है, फिर ही उसके अंदर इन्वेस्ट कीजिए। प्लस आपके अगर सेल्फ कस्टडी भी करते हो आप, तो आपके जो सेल्फ कस्टडी के जो सीड फ्रेजेस है उसके आप मल्टीपल बैकअप्स बनाइए, सो दैट आपके जो फंड्स है किसी कारणवश आप उसका एक्सेस लूज ना कर बैठे।
प्लस सारी एक्सचेंजेस या जिस भी एक्सचेंज पे आप ट्रेड करें वहां पे आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज कीजिए, सो दैट आपके अकाउंट्स सेफ रहे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें भी आप इन्वेस्ट करें, आप आपकी खुद रिसर्च करके, खुद एजुकेट होके ही उसके अंदर इन्वेस्ट करें। चलिए, तो कुल मिला के यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी के भविष्य को लेकर गवर्नर साहब ने भले ही सवाल खड़े कर दिए हों, लेकिन अगर आप ऐसे दर्शक हैं जो क्रिप्टो में पैसे लगाते हैं, तो वर्ड ऑफ कॉशन और किस तरह से आपको सावधानी से आगे बढ़ना है, उसकी तमाम सलाह और नसीहत आपको इस शो के जरिए हमने दे दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए, दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। मुझे भी इजाज़त दें, नमस्कार।